स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फील बेटर? स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री डिस्कशन में था अपना। सरफेस केमिस्ट्री से जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन और कोलॉइड। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज एक बेटर हेडिंग थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। यदि आपने एडजॉर्प्शन और कोलॉइड को मिस किया तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आप पीछे वाली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और आज वाली क्लास को एंजॉय कीजिए। आज एक छोटी सी हेडिंग फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द कोलॉइड एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड को कैसे बनाया जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने की जो प्रोसीजर है और उनको फिर प्योरीफाई करना है। कोलॉइड्स एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअल में दो टाइप के कोलॉइड्स हमने डिस्कशन में लिए थे, लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड में डीपी और डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं बहुत इजीली, स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको किसी भी कॉमन मेथड से बनाया जा सकता है। लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पर्टिकुलर मेथड रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जो हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेशली किसके लिए डिस्कशन में आ रही है? वो लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए डिस्कस करेंगे अपन। लायोफोबिक कोलॉइड्स दो एक दूसरे को क्या, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज्ड और डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और उनके बीच की बॉन्डिंग को बनाने के लिए वहां पे एक थर्ड कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमने क्या बोला था, स्टेबलाइजर बोला था। इमल्स के केस में इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। स्पेसिफिक मेथड से बनाया जा रहा है। तो यहां पे लायोफोबिक कोलॉइड बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है इसमें ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड एक वो मेथड है जिसके थ्रू हम डिफरेंट मेटल्स के सोल बना सकते हैं, जैसे गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल बनाने में करते हैं। इस पर्टिकुलर सोल फॉर्मेशन के लिए जो पर्टिकुलर जो ऑपरेटर्स हमें सेटअप करना है उसका फिगर आपके एनसीईआरटी में ही बना हुआ है। एक बार आप इस फिगर को देखिए। एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है। इस सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट जिसको हमने क्या बोला, डीएम। ये पूरा डीएम का जो कंटेनर है उसके टेम्परेचर को डाउन रखने के लिए उसको कंटेनर को ऑलरेडी रखा गया है किसमें, आइस ब्लॉक के साथ, ताकि इसका टेम्परेचर जो डीएम है उसका टेम्परेचर क्या रहे, डाउन रहे। जो सूटेबल डीएम आपने लिया उस सूटेबल डीएम के अंदर किसी पर्टिकुलर मेटल रोड्स को आपको क्या करना है, इमर्ज्ड करना है, डुबो के रखना है। डुबो दिया। ये मेटल रोड्स किसकी हो सकती हैं? गोल्ड की हो सकती हैं, प्लेटिनम की हो सकती हैं या सिल्वर की हो सकती हैं, जिनके सोल हमें बनाने। इन मेटल रोड्स को जैसे ही इस ओपन सर्किट में इस इलेक्ट्रोलाइट में आपने डुबो के रखा हुआ है और इनके बीच में क्या क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, आप देख लो ये क्या है, एक ओपन कंटेनर, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इनके बीच में क्या क्रिएट होगा, एक स्टर्क, एक आर्क जनरेट होता है। ये स्टर्क या आर्क, जिसको हिंदी में अपन चिंगारी कह सकते हैं, स्टर्क जनरेट हुआ। इस स्ट्रकिंग से क्या हुआ, इस स्पार्किंग से क्या हुआ, स्पार्क भी कह देते हैं कई बार इसको। ये स्पार्किंग क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि सर्किट यहां पे कंप्लीट नहीं बना, ओपन सर्किट में दोनों मेटल रोड्स हैं। स्पार्किंग से क्या होता है, टेम्परेचर अप्लाई, टेम्परेचर इवैल्यूएट होगा। उस टेम्परेचर से क्या होगा, ये मेटल रोड्स क्या होंगी, मेल्ट एंड वेपराइज्ड हुई हैं। मेटल्स उस स्पार्किंग से मेल्ट वेपराइज होते ही क्या हुआ, किसके कांटेक्ट में आया, ये जो मीडियम हमने लिया है वो कैसा मीडियम हो गया, कोल्ड है। क्यों है? क्योंकि उसको आपने आइस ब्लॉक पे रखा हुआ है, ठंडा रखा, उसका टेम्परेचर डाउन कर रखा है। तो जैसे ही ये मेल्ट और वेपराइज हुआ, स्पार्किंग से जो टेम्परेचर एवोल्यूट हुआ उससे मेटल रोड्स मेल्ट एंड वेपराइज हुई। वो वेपर पार्टिकल्स किसके कांटेक्ट में आए, वो वेपर पार्टिकल्स कांटेक्ट में आए इस ठंडे डीएम डिस्पर्जन मीडियम के, और कोल्ड मीडियम के कांटेक्ट में आते ही दे आर कन्वर्ट इनटू कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स। वो पर्टिकुलर मेटल की जो वेपर्स हैं वो कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स में क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। और कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स में दे आर डिस्पर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, वो डिस्पर्स करने लग जाएंगे उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, वो मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो इस तरह से मेटल सोल बनाने का एक प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है। अब ये तो ब्रेडिग आर्क मेथड है। कोई डाउट है तो प्लीज एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। मैंने क्या बोला है,
मेटल रॉड्स को एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज करके उनके बीच में आर्क क्रिएट करना है। उस आर्क से जो टेम्परेचर एविलेट होगा उसे मेटल रॉड्स मेल्ट वेपराइज होंगी, और मेल्ट और वेपराइज के बाद जैसे वो वेपर पार्टिकल्स क्या हो वो कोल्ड डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में आएंगे, कोलोइडल रेंज पार्टिकल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज ब्रेडिग आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड के बाद लायोफोबिक कोलोइड बनाने का सेकंड जो मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड जैसा प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसे पीछे वाली क्लास में आपको एक पॉइंट बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड में, रीजन ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स पे एक पर्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने का एक रीजन आपको बताया था सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी। उस सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन थ्योरी में मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको ध्यान हो तो पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराते थे अपन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और इसके साथ रिएक्ट करके ये बना था AgI का प्रेसिपिटेट बना था। तो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर जो फ्रेसी प्रेसिपिटेट बनता है, द फ्रेसी प्रेसिपिटेट आर सेकिंग विद ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। उसको एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट या DM के साथ हमें क्या करना है, सेकिंग करना है। आफ्टर द सेकिंग इट कैन absorb the common ions from the electrolyte or DM। वो DM से कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा, और कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करके क्या होता है, गेट्स पॉजिटिव चार्ज, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि उसने नेगेटिव, ये जैसे फिलहाल यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में ये AgNO3 बिहेव कर रहा है, DM ये है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉमन आयन को उसने एक्वायर किया था। और कोलोइडल रेंज पार्ट, ये जो फ्रेसी प्रेसिपिटेट था बल्क फॉर्म में, वो कोलोइडल रेंज पार्टिकल में टूट गया था। इसको अपोजिट हम क्या करते, इसको हम DP बना लेते, और ये DM होता है KI, इसको एक्सेस अमाउंट में लेते। DM और क्या फर्क पड़ता है इससे, अमाउंट का तो कंसेप्ट है, टेकन अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में लिया है वो DM हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। इसको जब हमने KI को लिया तो उसने क्या किया, कॉमन आयंस, इस बार AgI में इसमें कॉमन किया है, I माइनस को उसने एब्जॉर्ब किया, और इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो फ्रेसी प्रेसिपिटेट बिना, उस बने हुए फ्रेसी प्रेसिपिटेट को हम सेकिंग करेंगे किसके साथ, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ, और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ उसको सेकिंग करने से उसका कोलोइडल रेंज पार्टिकल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस फॉर ए कोलोइड सेकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट विद ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टाइजेशन हो गया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे सेकिंग के लिए, दैट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये दो कॉमन प्रोसीजर हैं, दोनों पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान बोर्ड में तो ब्रेडिग आर्क का लेवल डायग्राम कई बार पूछा जा चुका है, और CBSE में इस पे कमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट नो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोलोइड by the Bredig arc method of peptidation or any chemical method like reduction and oxidation, ये भी कुछ केमिकल प्रोसीजर है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट जैसे रिएक्शन, उनके थ्रू जब अपन लायोफोबिक कोलोइड बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें बताया वो लायोफिलिक कोलोइड बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा टेक्निक या मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग आती है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। कोलोइड को प्योरीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है कि कोलोइड में इंप्योरिटी किस चीज की है, तो कोलोइड की स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कोलोइड की स्टेबिलिटी के लिए एक मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है किसका, DM का। उस मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट, उस मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, किसी पर्टिकुलर कोलोइड की स्टेबिलिटी के लिए DM का एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। उस रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट से एक्सेस अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, एज इंप्योरिटी होता है। इसी मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से एक्स्ट्रा जो DM है, इलेक्ट्रोलाइट है, डिस्पर्जन मीडियम है, उसको वो जो अमाउंट है मिनिमम रिक्वायर्ड से जो एक्स्ट्रा है वो इंप्योरिटी है, उसी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। और उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ DM को रिमूव करना क्या कहलाता है, प्योरिफिकेशन कहलाता है। उस प्योरिफिकेशन के लिए हमारे सिलेबस में दो हेडिंग्स हैं, बाय डायलाइसिस और बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन। पहले डायलाइसिस लिखते ही आपके सामने एक क्वेश्चन बना कि सर डायलाइसिस परसों आपने कोएगुलेशन में भी क्लियर करवाया था, पीछे वाली क्लास में कोएगुलेशन में हो चुका है। तो कोएगुलेशन का जो डायलाइसिस था उसमें क्या, अब
लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, प्रोसीजर वही है, ऑपरेटर्स वही है, डायलाइजर ही है, लेकिन वहां एक वर्ड यूज किया गया था ड्यूरिंग द कोएगुलेशन। डिफरेंस कीजिएगा प्योरिफिकेशन में और कोएगुलेशन में, डिफरेंस कीजिएगा। ड्यूरिंग द कोएगुलेशन, precipitation, flocculation of the colloid, the whole DM particles are diffused from the colloid with the help of dialysis या dialyzer। dialysis process के through, dialysis is the process, dialyzer is the apparatus, dialysis process के through या dialyzer के through whole DM are diffused from the colloid। पूरा का पूरा DM हमने क्या किया था, कंप्लीटली रिमूव कर दिया था वहां से। और in absence of DM, the DP particles comes near to each other and form aggregate and gets settled down under the gravity। वो बैठ गए, सेटल डाउन हो गए थे। वहां तो पूरा DM निकाला था रिपीटिंग डायलाइसिस से। बट जब आपको प्योरिफिकेशन करना है तो प्योरिफिकेशन में क्या होगा, दैट इज अप्लाई ऑन ए लिमिटेड टाइम। वहां क्या बोला था, रिपीटिंग डायलाइसिस, और ये क्या होता है, लिमिटेड टाइम तक आपको अप्लाई करना है। अंटिल दैट DM दैट प्रेजेंट इन ओवर एंड एक्सेस ऑफ द मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट से, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है, उससे ज्यादा अमाउंट का जो होता है, उसी को हमें यहां से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो ये लिमिटेड टाइम तक अप्लाई करेंगे। तो कोएगुलेशन में, प्रेसिपिटेशन में पूरा DM बाहर करना है, और डायलाइसिस क्या कहलाता है, रिपीटिंग डायलाइसिस कहलाता है वहां पे। और यहां पे क्या होता है, लिमिटेड टाइम के लिए हमने डायलाइसिस प्रोसेस अप्लाई किया है। लिमिटेड टाइम के लिए जो हम डायलाइसिस प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो DM पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रेश वाटर के कंटेनर से। प्रोसीजर आपको कोएगुलेशन में पूरा सेम वही है। वही डायलाइजर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। फिर याद कर लीजिए इसको सेलेक्टिव क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि दैट इज अलाउ ओनली DM पार्टिकल्स। इसके थ्रू केवल DM पार्टिकल्स ही डिफ्यूज होंगे, DP पार्टिकल्स इसके थ्रू डिफ्यूज नहीं होंगे। ओके, फिर हाउ टू स्पीड अप, तो आपको ध्यान होगा ये जो प्रोसेस चल रहा है वो एक कॉमन प्रोसेस है, जिसमें DM पार्टिकल्स अपनी स्पीड से स्लोली क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे। एंड इफ वी वांट टू रिपीट प्रोसेस, हम इसको मूवमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन देयर इज अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एनोड और कैथोड की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही द डिफ्यूजन ऑफ DM पार्टिकल्स आर कंपेरेटिवली स्पीड अप और रैपिड फॉर्म में होने लग जाता है, क्योंकि DM पार्टिकल्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो तुरंत क्या होंगे, डिफ्यूज होने के तुरंत बाद या तो एनोड की तरफ या फिर कैथोड की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। तो इसका डिफ्यूजन रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डिफ्यूजन रेट बढ़, तो ये क्या होगा, आपको ध्यान होगा डायलाइसिस दो टाइप के बता चुका हूं मैं ऑलरेडी पीछे वाली क्लास में कोएगुलेशन में, सिंपल डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस। देन क्लियर है चीज। अब अपने पास आ रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी एक फनल जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। फनल आपने देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में, आप जनरली प्रैक्टिकल वगैरह के लिए जाते हो तो फनल, उस फनल में यहां पे हमने क्या डाला, फिल्टर पेपर डाला है। ये फिल्टर पेपर भी क्या होता है, डायलाइजर मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव वर्ड का मीनिंग आपको पता है, दैट इज अलाउ ओनली फॉर द DM। ये DM पार्टिकल्स को अलाउ करेगा। इसमें हमने वही DP और DM यानी एक कोलॉइड इसको फिलअप किया है। धीरे धीरे पूरा DM क्या होगा, इस फिल्टर पेपर, जैसे भी ये डायलाइजर मेम्ब्रेन के थ्रू DM क्या होता है, डिफ्यूज हो रहा था, यहां पे उस फिल्टर पेपर के थ्रू बारीकी से, अल्ट्रा वर्ड का मतलब काफी बारीकी से इसको फिल्टर किया जाएगा, तो DM पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए इस फिल्टर पेपर के थ्रू। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो वर्ड है वो हमारे किडनी के अंदर जो यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन वोमेन कैप्सूल जो वर्किंग करते हैं, सेम उसी से ये वर्ड उठाया गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बारीकी से उसको फिल्टर किया जाएगा, DM को डिफ्यूज किया जाएगा फिल्टर पेपर की हेल्प से। अब यहां पे कॉमन पॉइंट और आता है कि सर डायलाइसिस को स्पीड अप करने के लिए, उसकी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलाइसिस पे आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की स्पीड को कैसे बताया जा सकता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए दो प्रोसीजर किए जा सकते हैं। अप्लाई द प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्रेशर कैसे अप्लाई किया जाएगा, ऊपर जैसे फिल्टर किया जा रहा है, ऊपर पिस्टन लगा के उस पे एयर प्रेशर डाला जाएगा, तो उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर प्रेशराइज होगा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी। एक तो अपर डायरेक्शन में क्या किए, पिस्टन के हेल्प से प्रेशर अप्लाई करके हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की रेट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है प्रेशर के अलावा, एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज सक्शन। सक्शन में क्या किया जाता है, ये जो ट्यूब है नीचे वाली जिसमें DM पार्टिकल डिफ्यूज होकर आएगा,
यहां पे क्या करेंगे, अपन वैक्यूम क्रिएट करेंगे, कोई ऐसा ऑपरेटर्स लगाते हैं जिसके थ्रू यहां से क्या होगा, एयर को सक किया जाएगा। सक, एयर को सक करने पे क्या होता है, यहां पे इस ट्यूब में जो डीएम पार्टिकल्स फिल्टर होके आ रहा था, डीएम पार्टिकल्स और डिफ्यूज होके आ रहा था, जैसे ही यहां पे क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, इस ट्यूब के अंदर एयर रहेगी नहीं, तो क्या होगा, डीएम पार्टिकल की जो डिफ्यूजन रेट है वो बढ़ जाती है। ये सक्शन, सकिंग करने वाला जो प्रोसीजर है, अपन जैसे कि अगर हमारे बॉडी से ब्लड निकाला जाता है तो आपने सिरिंज निडल देखो ना, वो डॉक्टर वाली, यहां पे सिरिंज लगा के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा उसको जैसे पीछे की तरफ पुश करते हैं, वो जो सिरिंज होती है जिससे अपने वैक्सीन इंजेक्शन लगते हैं, उस इंजेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे उसको पीछे पुश करेंगे तो क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम में क्या होता है, अपने आप क्या वेन से ब्लड आना शुरू हो जाता है। क्यों हुआ ब्लड आना शुरू, क्योंकि उसको पीछे पुश करने से क्या हुआ, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही क्या करोगे, वैक्यूम क्रिएट करोगे, जिससे डीएम पार्टिकल्स की डिफ्यूजन रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की रेट बढ़ाने के लिए अपन प्रेशर और सक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और डायलिसिस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ब्रेडिकार्बोपेटाइजेशन और फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड। आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कोलॉइड्स हैं जो हम सराउंडिंग में यूज करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कोलॉइडल रेंज की होती हैं, जैसे हमारे इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह लगती हैं वो कोलॉइडल, मेडिसिन भी इसी टाइप की होती हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स, जैसे हलवा बनता है, वो क्या है, हलवे का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। ये बेकरी, जैसे केक है, बेकरी आइटम्स हैं, केक है, सॉस, जैम, जेली, सब किसके अंदर आते हैं, फूड आइटम्स। ये किसके एग्जाम्पल है, कोलॉइडल के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे सराउंडिंग बहुत सारे बादल बनते हैं, धुंध बनती है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, धुआं देखते हो, एरोसोल का एग्जाम्पल है। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हम कहीं ना कहीं कोलॉइड देखते रहते हैं। डेली सराउंडिंग अस में ये कोलॉइड्स हो गए, लेकिन उन पे 2-3 कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशंस की फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन पे 3 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताए थे, गैस मास्क, डीकलराइजेशन और कंट्रोल द ह्यूमिडिटी वाला। वैसे ही कोलॉइड की एप्लीकेशंस में भी 3-4-5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उसको हम चलते चलते डिस्कस करते हैं। और आज हमारे सरफेस केमिस्ट्री स्पेशली कोलॉइड है वो कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशंस के बाद। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड में पहला पॉइंट है, ये तीनों चारों पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में पुराने 8-10 साल के पेपर देखोगे तो आपको कहने कि इस पे कमेंट या शॉर्ट नोट की फॉर्म में या रीजनिंग क्वेश्चन टाइप में इसमें बने हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टेनिनिंग। मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका था कोगुलेशन में। टेनिनिंग लेदर बनाने की फॉर्मेशन है। लेदर कैसे बनेगा, जो एनिमल हाइड्स हैं, एनिमल हाइड या जिसको आप स्किन कह सकते हो, वो एनिमल हाइड काफी सॉफ्ट होती है। और ये किस नेचर का है, ये पॉजिटिव कोलॉइड होता है। जब इसको अपन टेनिन के साथ अप्लाई करते हैं, और टेनिन के साथ अप्लाई करेंगे तो टेनिन एक नेगेटिव सॉल्यूशन होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन बनाएंगे, और म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हार्ड लेदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनिमल सॉफ्ट स्किन का टेनिन की हेल्प से हार्ड लेदर में कन्वर्जन क्या कहलाता है, टेनिनिंग प्रोसेस हो गया, सिंपल। सेकेंड इसमें प्योरिफिकेशन ऑफ स्मोक। इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलेगा, जो धुआं निकलता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो एरोसोल की फॉर्म में होता है। एरोसोल की फॉर्म में उसमें क्या है, गैस और सॉलिड है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डीपी की फॉर्म में और गैस क्या उसमें डीएम की फॉर्म में होते हैं। ये जब इंडस्ट्रीज की चिमनी से, इंडस्ट्री में जो चिमनीज लगी होती है उनसे जब ये स्मोक बाहर निकलेगा तो इसके अंदर ये जो डीपी पार्ट गैस है वो तो अपर एटमॉस्फेयर, जो हार्मफुल गैसेज है तो अपर एटमॉस्फेयर में चली गई। फ्यूचर में कभी हमें नुकसान हार्मफुल होंगे हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स वो लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होते बने रहते हैं। तो कहा, ये कंसीडर किया गया, माना जाता है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो इंडस्ट्री से निकले हैं, वो जो लोअर एटमॉस्फेयर में बने हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स या अदर एनिमल्स के लंग्स को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। तो उसके लिए कंसेप्ट ये दिया जाता है कि चिमनी है वो काफी हाइट पे बनाई जाए। नंबर 2 कि जो चिमनी से निकलने वाला जो स्मोक होगा, जो एरोसोल होगा, उसको प्योरीफाई करके कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं उसको कोट्रेल प्रेसिपिटेटर से क्या करना, हमें पास करना, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर से उसको पास करना होता है। कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। कंसेप्ट सुनिएगा आप लोग, नाम उसका कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, उस डिवाइस का नाम क्या है जो धुएं को प्योरीफाई करेगा, उसका नाम है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। और उस कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। यानी जैसे ही एरोसोल उस कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में पास होगा, उसमें क्या लग रहा है, एनोड और कैथोड अप्लाई कर रखे हैं। एनोड और कैथोड से क्या होगा, जो डीपी पार्टिकल्स वो एनोड या कैथोड में जाके डिपोजिटेड हो गए। किसमें से निकला, स्मोक है बनने के बाद उसको चिमनी से पहले किसमें से निकाला, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में। कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में क्या अरेंजमेंट है, उसमें
टर्मिनल्स लगे होते हैं एनोड और कैथोड के, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ, जो डीपी डिस्पर्स फेज कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो एनोड या कैथोड में जाके डिपॉजिटेड हो गए, इलेक्ट्रोफोरेसिस में बढ़ाया था। अब बाहर जो निकलेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो बाहर निकला उसमें केवल क्या होगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एनोड या कैथोड पे डिपॉजिटेड हो गए, और बाहर केवल क्या निकला, गैस पार्टिकल्स ने, जो हार्मफुल गैसेस बाहर निकलेंगी वो फ्यूचर में कभी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन एकदम तुरंत इमीडिएट उनका कोई इफेक्ट लंग्स पे नहीं पड़ता है। यह है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, प्योरिफिकेशन या कोट्रेल प्रेसिपिटेटर की फॉर्म पे इस पे कमेंट आ सकता है। देन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है, जहां जो एरियाज में ओपन कैनाल के थ्रू वाटर की सप्लाई होती है, ओपन कैनाल के थ्रू जहां पे वाटर की सप्लाई होती है वहां पे बहुत सारी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती हैं, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज जो दिख रही होती हैं, वो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज जो होती हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। जैसे उसके ऊपर अपन पोटास एलम अप्लाई करेंगे, पोटास एलम का एक्वस सॉल्यूशन, हिंदी मीनिंग, हिंदी वर्ड इनका होता है फिटकरी, सबने सुना है फिटकरी वर्ड। जैसे उसपे पोटास एल्यूमिनियम फिटकरी का एक्वस सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे जो एक पॉजिटिव चार्ज कोलोइड है, या फिर क्या हुआ, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो गया। तो देखो ये भी म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन और ये भी म्यूचुअल कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है। वो सस्पेंडेड नेगेटिव चार्ज कोलोइडल इंप्योरिटीज उस फिटकरी के एक्वस सॉल्यूशन से क्या होती है, कोएगुलेटेड प्रेसिपिटेट होंगे और सेटल डाउन होगी, पानी प्योर हो गया इसमें। यह है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ब्लड और एलम का एग्जांपल भी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका था, कहां पे, कोएगुलेशन में, कि हमारा ब्लड जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज कोलोइड है, सॉरी ब्लड हमारा क्या एक नेगेटिव चार्ज कोलोइड है। एलम फिर वो पोटास एलम हमारा वो एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा। जैसे सेविंग वगैरह बनाते समय कट वगैरह लग जाते हैं तो हम फिटकरी अप्लाई करते हैं या एलम लगाते हैं, वो व्हाइट कलर का आपने देखा होगा सैलून वगैरह में, वो क्या करेगा, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन करेगा तो ब्लड का क्लोट बन जाएगा, ब्लडिंग नहीं होगी। यहां पे फिटकरी दो तरीके से काम आ रही है, पहला काम तो उसका म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन करना है, दूसरा काम भी होता है सेविंग के बाद जरूरी की कट लगे तभी एलम अप्लाई किया जाता है। ये एक तरीके से यहाँ पे एंटीसेप्टिक का काम भी करती है, एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। यहाँ पे एलम की जगह कई बार फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है जिसको आफ्टर सेव लोशन के नाम से यूज किया जाता है। देन आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है कि जब क्लाउड बने हुए, बादल बने हुए, हवा में नमी है, हवा में नमी मॉइस्चर अवेलेबल है, लेकिन वो यानी बादल बने हुए लेकिन बारिश नहीं हो रही, उस केस में क्या किया जाता है, बारिश होने का कंसेप्ट आपको पता है कि जो बादल है वो एक लिक्विड एरोसोल है, लेकिन उसमें अलग अलग कोलोइडल जो लिक्विड एरोसोल उसमें पार्टिकल्स पे एक चार्ज है पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। जैसे दोनों दो बादल टकराए उनसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उनका प्रेसिपिटेशन हुआ और वो एग्रीगेट्स बनाकर बड़े हेवी पार्टिकल्स की फॉर्म में बारिश होने शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बादलों का चार्ज है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, क्लाउड्स पे जो चार्ज है वो एक दूसरे को क्या नहीं कर पाया, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तब बारिश नहीं होती। बादल बने हुए यानी हवा में नमी है लेकिन बारिश नहीं होती, उस समय एयरक्राफ्ट के थ्रू उन बादलों पे जाके क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे करवाया जाता है। और जब उन बादलों के ऊपर जाके हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे करवाया, तो इलेक्ट्रोलाइट के स्प्रे से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव, सपोज मैं कॉमन एग्जांपल NaCl ले लूं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन दोनों होते हैं, तो या तो कैटायन को ऑब्जर्व कर लेगा या कैटायन को ऑब्जर्व, एनायन को ऑब्जर्व करेगा। कैटायन या एनायन में से किसी एक को ऑब्जर्व करके, एक बात बताई थी आपको, एक्टिव आयनर ये सब लॉजिक पढ़ा चुका मैं आपको हार्डी सुलझे वगैरह में, तो वो कैटायन या एनायन में किसी एक को ऑब्जर्व करके क्या आता है, न्यूट्रलाइज हुआ, प्रेसिपिटेट बनाया, एग्रीगेट्स बनाया, हेवी हो गए पार्टिकल्स, और वो बारिश के रूप में कहते हैं हवा में पानी जो नमी थी, बादलों में जो नमी थी वो कहते हैं बारिश के रूप में गिरने लग जाती है, वो आर्टिफिशियल है। मई जून की दोपहर में मत निकल जाना आप एयरक्राफ्ट लेके कि चलो आज बारिश करवा के आते हैं। सर ने बताया था कोएगुलेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड है, और एयरक्राफ्ट से अपन बादलों में छिड़काव करके आते हैं। कंसेप्ट क्या है, बादल बने होने चाहिए, हवा में नमी होनी चाहिए, तभी होगा ये। कभी मई जून की दोपहर में आप एयरक्राफ्ट लेके निकल जाओ। देन ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कहां पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बताई थी आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी हमारे सराउंडिंग में क्या अवेलेबल है, कोलोइडल रेंज जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे व्हाइट लाइट इंपैक्ट होगी, इंपैक्ट होने के बाद लाइट क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। उस स्कैटरिंग लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू कलर की होती है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ होने की वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब बच गया इसमें डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है कि जब नदियां, स्ट्रीम, धाराएं, कैनाल्स क्या होती हैं, बारिश के बाद क्या होती हैं, जमीन से बहते हुए कहां जाती हैं, समुद्र की तरफ दौड़ती हैं वो, तो वो कैनाल्स, वो स्ट्रीम, वो धाराएं क्या करती हैं, वो नदियां क्या करती हैं अपने साथ अर्थ सरफेस से क्या होती है, कोलोइडल रेंज पार्टिकल को भी अपने साथ, जैसे स्टोनी या सैंडी पार्टिकल्स को, स्टोनी या सैंडी या सिलिशियस पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के ले जाती है।
जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुंचेंगे तो समुद्र सी के किनारे पे क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं। मेराइन वाटर तो होता है समुद्र में, वो खारा पानी, यानी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोल्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रोलाइट बोलूं या सोल्ट, बात एक ही है। उन सोल्ट के इफेक्ट से उन कैनाल्स, उन स्ट्रीम के थ्रू जो कोलोइडल रेंज पार्टिकल, उनका वहां के अपना प्रेसिपिटेशन बना, और वो कैनाल्स जैसे समुद्र में गिरेंगी, समुद्र में गिरने से पहले वहां पे क्या होता है, वो सैंडी या सिलिशियस पार्टिकल जो कैनाल के साथ बह के आए, जो कोलोइडल रेंज पार्टिकल बह के आए, उनका इस समुद्र किनारे पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन हो जाता है, और वहीं पे वो बन जाता है, मिट्टी जैसा इकट्ठा हो जाता है, वो क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक है, तो नदियों के साथ जो कोलोइडल रेंज पार्टिकल का उनको समुद्र में मिलने से पहले समुद्री सोल्ट के थ्रू उनका कोएगुलेशन होना, और वहां पे उनका डिपोजिटेड होना, इन सैंडी या सिलिशियस पार्टिकल का डिपोजिशन होके क्या बनाना, एक आइलैंड टाइप सा कुछ बना लेना, टापू जैसा सा कुछ बन जाना, क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। ठीक है, आपने चंपक कहानियों में, बाल भास्कर कहानियों में सुंदरवन का डेल्टा सुना होगा, ऐसा सा कुछ कंसेप्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, ये अपना सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट है। इससे पहले यदि कुछ क्लासेस आपने मिस किया तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। गुड लक।